कंपटीशन हो रहा है अच्छे काम का, पहले बुरे काम का कंपटीशन होता तो खैर मकदम करे, लोगों को जो तकलीफ है उनको तकलीफ थोड़ी और मेरी तरफ से पहुंचाए। 50 लाख घर अभी हवा में मोलिक। तहरीके इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत ही नहीं है और वो कोई कानून साजी कर ही नहीं सकती। 100 दिन में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। 9 दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल गया। यू टर्न वाले पे कौन सा मुल्क एतमाद करेगा? 29 तारीख को आप देखेंगे 6 थीम्स हैं, 34 इनिशिएटिव्स हैं जो अभी हमने लिए और जिनके ऊपर बहुत काम जो है वो हमने कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को भी गलत पकड़ा गया, सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये अब सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक नहीं रही और इस तहरीक को खत्म कोई नहीं कर सकता। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम में। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। ये वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी जमात का नुक्ता निगाह तो पता है कि 100 दिन में मौजूदा हुकूमत ने खान साहब की यू टर्न लेने के अलावा और अपोजिशन को बेनुकत सुनाने के अलावा और इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा और कोई काम नहीं किया, लेकिन कुछ तो उनकी अचीवमेंट होगी 100 दिन में जिसका आपको भी मुतरफ होना चाहिए। जी निज़ाम साहब, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आपकी चूंकि बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासी तारीख पे, आप नाजरीन को बता सकेंगे। मैंने बड़े गौर से इन 100 दिनों का, मैं उस दौरान मौजूद भी था पार्लियामान में, मुशाहिदा भी किया है और मुझे तो यही लगा कि इन 100 दिनों में 3 दफा माह अनाड़ियां मनाया गया है और 3 ही दफा ही माह यू टर्न मनाया गया है। जो संजीदगी गवर्नेंस के मामले में नजर आनी चाहिए थी, चाहे खासतौर पर मुआशी पॉलिसी के बारे में, खारजा पॉलिसी के बारे में, वो हमें नजर नहीं आई। और डोमेस्टिक पॉलिसी में भी पार्लियामान को एक हट धर्मी की वजह से उन्होंने मुअल्लक किया हुआ है उसकी, चूंकि कोई भी कमेटी काम नहीं कर रही, लिहाजा सिफर कानून साजी हुई है। और मुल्क में जो गरीब आवाम के ऊपर जो महंगाई का एक नया सैलाब जो है, असल अब पता चला लोगों को कि सुनामी क्या था, वो महंगाई का सुनामी था, वो इनकी हुकूमत में आया है। और उस सुनामी में सिर्फ ये नहीं कि शहरी आबादी मुतासर हुई है, उसमें पाकिस्तान के किसान भी मुतासर हुए हैं जिनको खाद की कीमतें जो हैं वो तकरीबन अब दुगनी देनी पड़ रही हैं। तो हमें तो हर लिहाज से जो है एक बहुत ही एमेच्योर और खास तौर पे ज्यादा बड़ बोली हुकूमत नजर आई है, जिन्होंने बातें बहुत ज्यादा की या जो ऐसी बातें की थी जिस पे वो अपोजिशन के दौरान सियासी बात करके उसको खत्म किया जा सकता था। लेकिन 100 दिनों का खुलासा यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कंटेनर एक पिंजरा बन गया है जिसमें वो कैद हैं और उससे बाहर नहीं आ रही। होना क्या चाहिए था वैसे खुर्रम साहब 100 दिन में? आपके ख्याल में क्या आपके ज़हन में था कि ये कम से कम करना चाहिए था हुकूमत का, जो उन्होंने नहीं किया? जी देखिए ना, बात यह कि इन्होंने आते ही कहा कि जी हम बहुत सादगी करेंगे और बहुत हमने शोर सुना पहलू में सादगी का, लेकिन जब चीरा तो एक कतरा भी ना निकला। जो बजट इन्होंने सप्लीमेंट्री बजट पास करवाया वो रफली तकरीबन वही था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मई में पास किया था, हमारी मुद्दत खत्म होने से पहले। और उसमें जो मेन जो चीज थी, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दूंगा कि उस बजट पास होने से पहले ही बहुत शोर उठा दिया गया था डैम का कि जी डैम बनाएंगे और उस पर तकरीर भी हुई। लेकिन जब एक्चुअल बजट आया, और ये बात समझने की है, जब एक्चुअल बजट आया तो दियामीर बादशाह के लिए जो 26.3 अरब रुपए हम छोड़कर गए थे वो 26.3 अरब रुपए ही रहे, उसमें एक रुपए का इजाफा भी नहीं हुआ। तो जो इनकी प्रायोरिटीज थी कि जी हम ऐसे करना चाहते हैं, एक्चुअली उनके जो बजट ने वो प्रायोरिटीज बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं की और उन्होंने उसी बजट को जो है वो जरा सी उसकी मेन में निकाल के खत्म कर दिया। हमारा ये ख्याल था कि इन्होंने क्योंकि आते ही सबसे बड़ा जो एक शोर किया था कि हम सादगी करेंगे, तो आई एक्सपेक्टेड कि जी पार्लियामान सियासत का और हुकूमत का एक तालिब इल्म होने के नतीजे से कि ये कहेंगे जी हमने गवर्नमेंट का जो करंट एक्सपेंडिचर है वो हमने 100 अरब रुपए कट कर दिया और वो 100 अरब फॉर एग्जांपल
हम जाके देने लगे हैं दियामिर बादशाह को, ताकि ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अब चूंकि अभी 2 दिन पहले जो है वो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो अब पूरी कौम ने ये पढ़ा है और देखा है कि इस पहली जो सरमाई थी इनकी, उसमें करंट एक्सपेंडिचर पहले से ज्यादा हुआ, लूज मॉनेटरी कंट्रोल हमने देखा है, और डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हुआ है, और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो पाकिस्तान की में तरक्की लेकर आता है, रोजगार लेकर आता है, उसमें बहुत बड़ा कट हुआ है, वो कम हुआ है। तो एक्चुअली जब हम इनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इनकी गुफ्तगू बहुत बड़ी बड़ी थी, जब परफॉर्मेंस आई और एक्चुअल जहां काम करने वाला था वो नजर नहीं आया। और अब जबकि मैं आपके कहने पर सोच रहा हूं तो गालिबन अगर वाहिद कोई मुस्बत चीज हुई है वो ये है कि वजीर आजम ने यूएई के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात जिनमें तनाव था वो शायद ठीक किया। उसके अलावा तो मैं दूर दूर तक, अगर आप गौर करेंगे खारजा पॉलिसी में, मैं मुकम्मल कर लूं, खारजा पॉलिसी में इन 100 दिनों में अमेरिका, अफगानिस्तान, चीन, जो हमारे 3 सबसे बड़े मेजर रिलेशंस हैं, इवन हिंदुस्तान भी, उनसे जो ताल्लुकात 100 दिन पहले थे आज उससे बदतर हैं। हिंदुस्तान में करतारपुर का इन्होंने बड़ा बजा भी रहे हैं, इसका ड्रम बजा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन पहले जो कराची में चीनी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ उसमें भारत की तरफ इशारे देंगे जी वहां से साजिश हुई है, और अगले दिन कहेंगे जी हम तो बड़ा मोहब्बत करेंगे, बड़ा प्यार करेंगे इनसे। खुरम साहब, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एहतजाज भी नहीं किया गया बुला के किसी से इस मामले में, और करतारपुर और ये इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने भी बड़ी कोशिश की, आपको याद है कि आप जब वज़ीर तजारत थे तो आपके सारे इनिशिएटिव को आपकी हुकूमत ने सैबोटाज कर दिया। तो अगर उस तरफ अगर पेशरफ्त हो रही है आपको तो उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन उसको एक तरफ छोड़ दें। ये जो हुकूमती ज़ोमा है, खान साहब भी ये कहते हैं, वज़ीर ख़जाना भी इस किस्म की बात करते हैं कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना आवा का आवा बिगड़ा होगा, और इसीलिए हमें कशकोल लेके दुनिया भर में जाना पड़ रहा है कि जी आप बिल्कुल पाकिस्तान को कलाश कर गए थे, कर्ज़ों की आपने बेरुमार कर दी, रिजर्व्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए तकरीबन अगर आप रियल टर्म्स में बात करें। तो इसलिए उन्होंने चीन का भी दौरा किया, उन्होंने सऊदी अरब का भी उससे पहले दौरा किया, यूएई की तो आपने ख़ुद तस्लीम किया, और अभी मलेशिया भी गए। हाँ, उस हवाले से ये आप बात कर सकते हैं कि खान साहब ने कोई एक और जो यू टर्न लेना पड़ा वो यही था कि जनाब मैं कोई गैर मुल्की दौरा नहीं करूँगा, पहले 3 माह में उनको करने पड़े। फिर उन्होंने कहा कि मैं निजी तैयारे जो खसूसी हैं, जो वज़ीर आज़म और बाकी ओहदेदारों का पास हैं, उन पे सफ़र नहीं करूँगा बल्कि कमर्शियल फ़्लाइट पे सफ़र करूँगा। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, लेकिन ये तो उनकी मजबूरियाँ हैं, क्या करें वो। आप इसका तो आपने हालात ही ऐसे छोड़े। वो कहते हैं आपने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि वो उनको ये यू टर्न लेने पड़े। देखिए, ये तो अगर बहुत ही मैं कहना चाहिए डिप्लोमेटिक ज़बान इस्तेमाल करूं तो तजाहिल आरिफाना है। अगर तो बजट पास ना किया मुस्लिम लीग नून नहीं, वो आपसे सीख लेना जी, आपसे रुजू कर ले, उनसे पूछ लें। देखिए, या तो मुस्लिम लीग नून ने बजट पास ना करवाया होता अप्रैल में, जिससे पहले ही इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरह लेआउट कर चुका था, और एक एक लफ्ज आजकल आज तक भी वही पढ़ा जा रहा है कि पाकिस्तान की डेट प्रोफाइल क्या है, क्या सिचुएशन है, हर चीज वाज़ेह थी। अब जो नंबर्स हैं, अभी मुझे कम से कम ये इत्मीनान हुआ कि स्टेट बैंक ने अभी जो 2 हफ्ते पहले अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की है, उसने चीजें खोल दी हैं। उसने उसमें क्या कहा कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट खत्म हुई 31 मई 2018 को, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $16.42 बिलियन मौजूद थे स्टेट बैंक के पास। उसने स्टेट बैंक ने ये कहा कि 13 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ 5.8%, और स्टेट बैंक ने ये भी नोट किया कि पिछले साल जो ग्रोथ हुई उसमें जो 3 कंपोनेंट्स हैं, सनत, ज़राअत और खिदमात, तीनों में बहुत अच्छा इजाफा हुआ। पिछले साल गन्ने की और चावल की रिकॉर्ड फसलें हुई। एक्सपोर्ट्स में जिसका बड़ा इशू उठता है और मेरा भी उससे ताल्लुक रहा है, 13% जो है डॉलर टर्म्स में इजाफा हुआ। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान है निजामी साहब, क्या ये पिछले साल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान नहीं था, मौजूद था?
उससे पिछले साल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान नहीं था, मौजूद था। हमने अपनी तमाम गवर्नमेंट में इस परपेचुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस को मैनेज किया। हमने उसका शोर नहीं डाला, हमने उसका नोहा नहीं पड़ा कि जी हम तो मारे गए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो मैं ये वादे कहूंगा कि सरीहन नाअहली जो थी उसको उससे बचने के लिए कहा कि जी सारा कुछ पिछली हुकूमत करके गई है और लिहाजा जो है हम तो बेबस हैं। हालांकि इनको अच्छी तरह मालूम था और इन्होंने जो 6 हफ्ते की मैं ये कहूंगा मुजरिमाना गफलत की IMF को अप्रोच करने में, जिसकी वजह से मामला और बिगड़े। एक दिन में रिकॉर्ड जो है $9.5 जो है वो डॉलर डिवैल्यू हुआ। अब इशू ये है कि जो इन डेट की बात करते हैं बार बार, मैं इसको क्लैरिटी होनी चाहिए। PMLN की गवर्नमेंट ने डेट लिया, उसमें 12,000 मेगावाट साहब मुफ्त तो नहीं लगे ना। उसके बाद अगर हमने नीलम जेलम कंप्लीट किया, हमने तरबेला 4 कंप्लीट किया, हमने 1700 किलोमीटर जो है वो मोटरवेज कंप्लीट की, हमने 1300 किलोमीटर की सड़कें जो है सिर्फ बलूचिस्तान में तामीर की हैं, डैम्स बने हैं, फाइबर हुआ है, पाकिस्तान में 3G 4G आया है। ये सारी जो और इसको भी स्टेट बैंक ने, मैं ये कहूंगा अल्लाह ताला का शुक्र है उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने कहा कि ये वो डेट लेकर वो काम किया गया है जिससे पाकिस्तान की मुस्तकबिल की पैदावारी सलाहियत इंप्रूव हुई है। और ये ना भूलें कि हमें एक सेकंड, हमें एक अंधेरे और खून में डूबा हुआ पाकिस्तान 2013 में मिला था। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमें फैसल वाडा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, वफाकी वजीर हैं। फैसल वाडा साहब को भी मैं गुफ्तगू में शामिल करता हूं और खुशामदीद कहूँगा। मैं वाडा साहब सबसे पहले तो यही कहिएगा, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सोचूं कि आपने 100 दिन में क्या अचीवमेंट है, तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि आपने UAE से ताल्लुकात हमारे तनाव का शिकार था, वो उसमें कुछ बेहतरी नज़र आई है। इसके अलावा अचीवमेंट की मद में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने क्या अचीव किया है पहले 100 दिन में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, सबसे पहले जो 100 दिन के अंदर 100 साल में या 100 कई सालों से आपने नहीं सुना, वो ये कि मरियम बीबी का ट्विटर अकाउंट खामोश हो गया। नंबर 2 मियाँ साहब की जो सियासत थी वो गूंगी हो गई। और उसके बाद मैं अगर अचीवमेंट्स पे, पर्सनल अचीवमेंट्स पे, कंट्री बेस्ड अचीवमेंट्स पे आ जाऊँ, ऑस्टेरिटी ड्राइव है जी, हमने 554 मुलाजमीन का इंतज़ाम ख़त्म कर दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम रह नहीं रहे, गवर्नर हाउसेज में गवर्नर रह नहीं रहे। गाड़ियाँ भेज दी जो आपको पब्लिकली शायद उसको डाइजेस्ट नहीं करते लोग, लेकिन ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपने जो डिफ़ॉल्ट करा था पाकिस्तान, आप सऊदी अरेबिया में अल्लाह की मदद के बाद उसको सॉर्ट आउट कराए। UAE के साथ आपने ताल्लुकात डिफरेंट कर लिए जो इनडिफरेंट थे। उसके बाद आप चाइना के साथ आपने चीज़ें देखी। ये तो वो रिजॉल्व हैं जो बड़े बड़े इश्यूज़ आए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि पहले होता था लसानी बुनियाद के ऊपर फिसादात, फिर गैर मुस्लिम्स के ऊपर होता था। ये सब के बाद एक आपके पास आया जिसको आज तक पाकिस्तान में कोई ना इदारा ना कोई हुकूमत एड्रेस कर सकी, वो था मजहबी इंतहा पसंदी। जब मजहब को मिसयूज किया जाता था, उस पे सिर्फ एक इमरान खान साहब में प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अपनी गट, अपनी डायरेक्शन, अपनी इंस्ट्रक्शंस पे उस पे काबू किया। ये तो एक चीज है। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको मैं टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मसला ये कि जो चीजें आप बता रहे हैं, आपका बॉर्डर खोला है, जो बॉर्डर आपका खोला है, या आप कह रहे हैं 500 मुलाजमीन जो है वो वहां से चले गए। ये 500 मुलाजमीन गए कहाँ, एक तो ये बता दिया। दूसरा ये जो आप मजहबी हमांगी और ये बात कर रहे हैं, ये हालात तो हम पिछली हुकूमत से ही देख रहे हैं, कुछ बहुत बेहतर हो गए हैं। मेरे अपने ख्याल में तो इसमें इजाफा हुआ है माजरत के साथ। जो अभी 3 दिन पाकिस्तान शटडाउन रहा है और जो बातें की गई और उसमें सेडिशियस बातें की गई, उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब अदालत के फैसले के बाद ये चले देर आया दुरुस्त आया, ये शायद बड़ा अच्छा यू टर्न है। मैं समझता हूँ मुस्बत यू टर्न है कि आपने उन लोगों को काबू किया। लेकिन ये कहना कि जी मजहबी इंतहा पसंदी पे हमने काबू पा लिया है, ये तो कबलत वक्त होगा वाडा साहब। और दूसरा ये भी बताइएगा कि मरियम बीबी का ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश कराने में आपकी हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया और उससे पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? उसमें अच्छी बात क्या है जी? नहीं, देखिए निज़ामी साहब, जो आपने बात की, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा सर कि मजहबी इंतहा पसंदी 100% हमने काबू कर ली। जो सेगमेंट को आपने एड्रेस किया वो भी नामुमकिन चीज़ थी। और मैं आपको शायद याद हो सर के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिस दिन ये अग्रीमेंट हो रहा था उस दिन भी मैंने आके रात को कहा था कि हम गाली का जवाब हुकूमत गाली नहीं देगी। जो हमारे ऑर्गन्स और हमारे इदारों को जिस हिसाब से
तड़ियां लगाई गई हैं, गवर्नमेंट आपको एक्शन में नजर आएगी। तो वो एक्शन भी आपने देखा, ऐसी बहुत सारी हुकूमतों के गुजरी हैं और आपका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कभी ये इस किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये एक्शन या ऑपरेशन या इसको कट टू साइज करने के अंदर जो इमरान खान साहब ने डायरेक्शन लिए वो अनहर्ड और अनसीन है। और अगर आप पैरामीटर्स पे अगर आ जाए तो देखिए जी, सारी ओवरऑल मिनिस्ट्रीज का 29 को खान साहब लेंगे, लेकिन मैं अगर आपको 100 दिन के अंदर, क्योंकि मैं सेकंड फेज का मिनिस्टर था तो मेरे पास 100 दिन नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 42 दिन थे या 43 दिन आप कह सकते हैं। उसके अंदर निज़ामी साहब कल आपके शो का भी मुझे क्लिप मिला, आप शायद मुतमईन नहीं है, एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा सर, लेकिन मैं उसको हाईलाइट कराना चाहता हूँ कि सर दासू आज आपने देख लिया, इट इज़ अ रिजॉल्व वेयर आई एम सेविंग बिलियंस ऑफ रुपीज बिकॉज आई वॉज लूजिंग 34 करोड़ रुपीज पर डे। आज अखबार की फ्रंट लाइन्स पे वो लिखा हुआ है। दासू को इंगेज करके एक्विजिशन ऑफ लैंड के ऊपर सर, जो मैं समझता हूं जिसमें वर्ल्ड बैंक ने अपना विड्रॉल ऑफ लोन्स कर दिया था, जिसका बोझ IMF में भी जाता, उसको हमने जाके एड्रेस किया, उसको एक्सेप्ट करवाया लोन को वापस और टेलर मेड कराया एज पर माई एक्सपेक्टेशन, एज पर माई डिमांड टू व्हाट आई वांट। ये कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है। उसके बाद सर हमने सारे सूबों का मैंने जाके मिला सबसे, जो कि मेरा काम नहीं था एज अ हेड चेयर, मुझे नहीं जाना चाहिए था जो आज तक हुकूमतों में रहा है, लेकिन मैं वो उस माइंड सेट का मिनिस्टर नहीं, तो मैं सबके पास खुद गया, मेरे साथ वर्ल्ड बैंक गया, मेरे साथ मेरी मिनिस्ट्री गई, मेरे साथ वापडा गया, मेरे साथ सारे एड्रेस किया, रिजॉल्व किया। जी सही है। तो वाडा साहब, आपको निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आज एक और कंट्रोवर्शियल इशू था जी, एक ब्रेक ले ले फैसल साहब अगर इजाजत हो तो। दस्तगीर साहब से भी कहेंगे सवालात का जवाब। वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि मैं मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ गया और मैंने अपना जो है वो अपना रोल प्ले किया। कुछ और भी तनकीद हो रही है आपको कि आपको कहीं और भी नहीं जाना चाहिए था, वहाँ भी आप बुलेट प्रूफ जैकेट पे पहन के चले गए। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे थे उस पर निजामी साहब आप कहते हैं कि आप ज़ाती वजाहत देना चाहते हैं। हाँ जी वाडा साहब, वो मेरा इशारा आपकी कारकर्दगी, हुस्न कारकर्दगी या अदम कारकर्दगी तरफ नहीं था। मैं तो आपकी वो जो शोमैनशिप थी उसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा था, जो उस दिन चाइनीज़ एम्बेसी के यानी क्या कहते हैं कॉन्सुलेट जो कराची का, उस पर जो अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसमें आप वज़ीर से ज़्यादा जेम्स बॉन्ड लग रहे थे माशाल्लाह माज़रत के साथ। आपने बड़ी महंगी किस्म की पिस्तौल, ग्लॉक और बड़ी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। उसमें कोई ड्रामा का आंसर ज़्यादा था, मेरा इशारा उसकी तरफ था। अगर कोई उस ज़मीन में गुस्ताखी हुई है तो मैं यकीनन आपसे माज़रत खा हूँ। इसके साथ साथ ही मैं चाहूँगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो नहीं सर, मैं सर आपको जी बताओ निजामी साहब, मुझे अगर 1 मिनट दे दें सर तो मैं फिर खुर्रम साहब करते रहे, आप बिल्कुल जवाब दें। निजामी साहब पहले मैं परफॉर्मेंस पे आ जाऊँ। निजामी साहब, टेलीमीटर्स का बहुत डेलिकेट इशू था, उसमें कभी ऐसा नहीं होगा सूबा मान गया हो। आज आपको मैंने अनाउंस किया कि सूबा सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका दिया। K4 का प्रोजेक्ट बैक एंड पे चला गया था, उसको मैंने ले लिया। आज उसके गवर्नर साहब का प्रेजेंटेशन हो गई, CM साहब से बात हो गई, प्राइम मिनिस्टर के पास हम उसके अंदर अमेंडमेंट और जो भी हमने चीज़ें फ्लैग की हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। टास्क फोर्स बना ली सर। उसके बाद एकॉर्ड 91 का एकॉर्ड जो है जिसमें 25 साल से रिजॉल्व नहीं हुआ, उस पर 4-5 तारीख के अंदर सारे CM बैठ रहे हैं। सारे CM के साथ पर्सनली मैं गया, सारे गवर्नर्स ऑन बोर्ड है, सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की, वर्किंग रिलेशनशिप बनाई। वापडा की बिल्डिंग का कब्जा छुड़ाया सर, जो वापडा और मेरी बाकी दीगर मिनिस्ट्रीज की बिल्डिंगें तबाह हाल हो गई, उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उनको रिस्ट्रक्चर करके होटल और मोटेल्स के लिए कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज दासू के अंदर सर, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, दरावट डैम सिंध ने जो 4 साल से नहीं आया था वो उन्होंने वापस ले लिया। ये तो हो गई सर एक साल। दूसरी चीज से जो आपकी तनकीद है सर, उसमें मेरी रिक्वेस्ट सर आप सुनने, और आप मेरे सीनियर हैं और आप, मैं गलत होऊंगा सर, कौम से ही माफी मांगूंगा, आपसे भी माफी मांगूंगा। सबसे पहले तो निजामी साहब ये कि मुझ पे जो तनकीद आप 100 दफा कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई विल अपोलोजाइज द नेशन एंड टू यू एज वेल। बट जिन लोगों ने मुझ पे तनकीद की, एक सेगमेंट ऑन सोशल मीडिया, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो घर दमाद हैं,
जो कॉम्प्लेक्स्ड हैं, जो बाहर नहीं निकलते, जो कीबोर्ड्स के पीछे बैठे हुए हैं, जो बोझ है पाकिस्तान पे अपने माँ बाप पर, उसमें कुछ मीडिया हाउसेज हैं, उनकी मेन ऑफिस के पीछे जो उनके बिजनेस के पीछे काम हो रहा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मैं लेके आ रहा हूँ एंड आई कैन शेयर इट विद यू, वो मुझे प्रोपेगेंडा के अंदर निकाल रहे हैं। तीसरी सर ये चीज़ कि इफ़ आई एम इन्फॉर्म्ड एज अ फादर कि मेरी बेटी 20 कदम दूर है और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मैं सब चीज़ों को एड्रेस करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, और मैं अपने पैसे की बुलेट प्रूफ जैकेट, अपने पैसे की लाइसेंस बंदूक, अपने पैसे के 25 गार्ड्स, अपने पैसे का असला, अपने पैसे की बुलेट प्रूफ जैकेट उनके पास भी, बल्कि मेरे पास गाड़ी में इतनी बुलेट प्रूफ जैकेट थी, अगर मुझसे मांगते तो मैं उनको भी दे देता। अगर मोरल बूस्ट करने के लिए मैं वहाँ खड़ा हुआ सर, और खड़ा होने के बाद ऑपरेशन के अंदर उनके साथ चला गया, तो मैंने कौन सा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आज मुझे लॉयर्स ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको कि एज ए पाकिस्तानी यू हैव द राइट एंड इफ यू डोंट डू इट, ये जुर्म के जुमरे में आता है। अगर आपके सामने मैं गलत चीज करूं तो आपका काम है मुझे रोकना। सो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर मैं क्या करता सर, बनियान पहनने चला जाता, मुझे कहा जी आप पैंट डिजाइनर पहने, तो मैं क्या करता सर, मुझे नहीं पता कि सर मुझे हमें तो खतरा था कि आपकी सलामती के बारे में अल्लाह ना करे सर वो दिन आए जिसमें किसी की औलाद वहां हो और वो ये काम करे सर। बाज़ दफा ये होता है ना सर, जो शख्स जिस चीज का एक्सपर्ट है उसी को वो काम करना चाहिए। मैं भी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के चला जाऊंगा तो शायद मैं सिक्योरिटी फोर्सेज के काम में रुकावट बन सकता। अच्छा, आप दस्तगीर साहब, जो आपने इतनी बातें सुनी वादा साहब की, ये तो कहते हैं सब अच्छा है, इनकी अपनी मिनिस्ट्री की बड़ी कारकर्दगी जो दुरुस्त कह रहे हों, फरमा रहे होंगे कि, और ओवरऑल भी वो कहते हैं कि काफ़ी कामयाबी के झंडे गाड़े। वो दूसरे कहते हैं कि ये घर दामाद जो सारी तनकीद कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो आई विश हिम वेल, अल्लाह करे कि ये अगले 100 दिनों में कोई बेहतर कारकर्दगी दिखा दे। लेकिन अभी जो 100 दिन गुजरे हैं उनका खुलासा तो यही है ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में नए पाकिस्तान का, जब चीरा तो सिर्फ निरा सिंबॉलिक ही निकला कि हर चीज ही सिंबॉलिक है, खर्चे में कमी भी सिंबॉलिक है, जो सारे यू टर्न्स हैं वो भी सिंबॉलिक हैं। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, वो ये है कि जब आप यू टर्न को जस्टिफाई किया वजीर आजम ने, तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनके इस बयान के इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ना सिर्फ दूसरी हुकूमतें बल्कि तमाम इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके ज़हन में एक सवाल पैदा हो गया कि वो वजीर आजम जो यू टर्न को जस्टिफाई कर सकता है, क्या उससे कोई भी मुआहिदा या कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा सकती है जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि जनाब ये सब ठीक रहेगा, कि अगले दिन वोट के ये ना कह देंगे जी मैं तो चूंकि अजीम लीडर हूं लिहाजा मुझे यू टर्न लेने का हक है। क्योंकि यू टर्न जो है वो तमस्खर की बात नहीं है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बात कर रहा हूं। देखिए ना, ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन ये कहें और बतौर वजीर आजम, नॉट एज ऑपोजिशन लीडर या कंटेनर पे खड़े होके नहीं, आप एक दिन ये वजीर आजम की पहली नशरी तकरीब में कहा कि मुझे कितना बुरा लगेगा कि आपका वजीर आजम जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर भीख मांगे। फिर वो 6 जगह गए हैं भीख मांगने के लिए, ठीक है। ये बात ये नहीं था कि उनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के हालात कहां हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पहली नशरी तकरीर में ये बात की और वो चले गए। फिर उसके बाद इश्यूज बार बार उठे ना जी कि आप ये आपके, अच्छा जी जिनको फॉशिस्ट कहते थे उनके वजीर एक बगल में हैं, जिनको कहते थे सबसे बड़े डाकू हैं उनके वजीर दूसरी बगल में हैं, जिनको कहते थे कि ये बिकाऊ माल हैं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो भी उनकी बुनियाद पर उनकी हुकूमतें कायम है। उसके बाद बार बार इसका जो है वो जिक्र करते थे, और आपने इसकी तरफ इशारा भी किया कि एक मुस्तकिल क्रिटिसिज्म हुआ प्रोटोकॉल के ऊपर। अब वही प्रोटोकॉल जो है पूरी आबोताब के साथ, अभी जब लाहौर भी तशरीफ लाते हैं तमाम सड़कें बंद हो जाती हैं, तो इनके लिए तो सब कुछ फिर हलाल हो गया जो कि हराम था नवाज शरीफ के लिए। और दूसरी बात यही मैंने जो आपसे पहले अर्ज किया ना कि कंटेनर जो है वो इनके लिए एक जहनी पिंजरा बन गया है। अगर किसी हुकूमत की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने मरीम नवाज का जो ट्विटर अकाउंट है वो खामोश करा दिया है, क्योंकि एहतसाब के मामले में आप देखें ना, जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं इनको बंद कर दूंगा, सवाल यह है कि ताहिर दावड़ को अगवा करके कत्ल करने वालों को ना छोड़ने का अभी तक हमने कोई बयान नहीं सुना कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मजहबी इंतहा पसंदों को नहीं छोड़ूंगा। और अभी जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई, ये जो अभी इस वीकेंड ऑपरेशन हुआ है खादिम रिजवी साहब और दूसरे लोगों के ऊपर, ये याद रखें ये उनके ऊपर सेडिशन के केसेस नहीं बने, उनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं बना कि जी आपने 3 दिन इस मुल्क में एनर्की फैलाई और जो है लोगों की इमलाक जलाई, लोगों को जख्मी किया। उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया कि जी आने वाले जो आपने धरने की जो हमें
एक धमकी दी थी वो ना हो। कि आप किसी चीज को उसी तनाजुर में देख सकते हैं। नहीं, लेकिन उनका ये पॉइंट तो ठीक है ना कि इन मामलात में तो भी गिरफ्तारी हुई। हाँ, वो ठीक बात है आपकी, लेकिन इसका जवाब वाटा साहब से ले ले तो बेहतर। वाटा साहब से बिल्कुल ले लेते हैं, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ खुर्रम साहब से पूछना चाह रहा था, वो ये खुर्रम साहब कि आपने एक तरफ तो अभी शुरू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के पास जाने में इतना ही मुजरमाना ताख़ीर क्यों की हुकूमत ने, जिसकी वजह से डॉलर पे इतना बुरा इफेक्ट आया। दूसरी तरफ आप इनके कर्ज लेने को भीख से ताबीर कर रहे हैं, तो ये तो दोनों मुख्तलिफ राय नहीं हो गई आपकी? नहीं सर, मैं आपके प्रोग्राम में इसी पॉइंट को रेज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के कहे हुए अल्फाज खंजर बनकर अब उनके सीने में इस्तादा हो रहे हैं। कर्ज लेने को भीख मैंने नहीं कहा, कभी भी नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा। इमरान खान साहब 4 साल कहते रहे, वजीर आजम बनकर कहते रहे, और जब वो खुद वो काम करेंगे जिसको वो बुरा कहते रहे, जिसकी वो तज़हीक करते रहे, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। मुझे इस पर बिल्कुल एतराज नहीं है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें IMF के पास जाने की जरूरत है, जरूर जाना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब के पास गए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इशू यह है कि खुद ट्वीट किया करते थे कि जी कितनी शेमफुल बात है कि सऊदी से जाके PMLN की गवर्नमेंट ने जो उस वक्त इमदाद दी थी, उस वक्त शेमफुल था, अब शेमफुल नहीं है। जी वाटा साहब, आप बताइए, आप अगर आपको अल्लाह ताला ने इस बारे में एक सिलेक्टेड वजीर आजम बना दिया है, तो उस मनसब की जो संजीदगी है, अज़राए करम, वो फोकस नजर आना चाहिए। ये भी क्लियर करे कि IMF के पास जा भी रहे या नहीं, ये भी नहीं भी पता लगता हमें। वाटा साहब। निज़ामी साहब, देखें, जो खुर्रम साहब ने बात की और मैं उनकी पॉजिटिव बात को लूँगा कि ही वॉज विशिंग मी गुड लक, तो मैं खुर्रम साहब को और आपकी सुपरविजन में और असदुल्ला खान साहब को कहता हूँ कि सर चलें, लेट्स स्टार्ट विद माय मिनिस्ट्री। मैं आपको खुद लेने आता हूँ, आपका ज़्यादा तजुर्बा है खुर्रम साहब का। आप देखें कि 142 दिन में क्या काम हुए, एड्रेस हुए, गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप बयान देंगे। कोई नहीं, हम तो मान लिया ये, बाकी भी तो मिनिस्ट्री है ना, इसलिए उस तरीके ये तो बाकी निज़ामी साहब, मैं बाकी मिनिस्ट्रियां तो अपना 29 तारीख को जमा कराएगी, ठीक है सर। मैं वही बात कर रहा हूँ सर, 29 तारीख को बाकी मिनिस्ट्रीज का ही परफॉर्मेंस मिलेगा, बिकॉज दे आर द इंचार्ज। तो मैं उनकी एम्बेड में जाके बात नहीं कर, जो खुर्रम साहब ने कहा कि एड्रेस करने की बात की, मैं खुर्रम साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि खुर्रम साहब, जब आपके टाइम पे धरना हुआ 14 दिन तक बंद रहा और आपने फौज को बुलाया एग्रीमेंट करने के लिए, और 14 दिन के अंदर कितने लोग मरे, कितना कुछ हुआ। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मेरे 3 दिन है, मेरे 2 दिन है और आपके 14 दिन थे। आप कहे कि ये फेलियर भी आपने हमें जदाद में दिया। अगर आप एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करते, आप उस वक्त ऑपरेशन करते या पोलाइटली करते या किसी तरह भी हैंडल करते, तो वो आपका एक प्रेसिडेंट सेट होता। उससे पहले तारुल कादरी साहब का एग्रीमेंट किया था पीपल्स पार्टी ने, 14 दिन के बाद आपने किया और आपने फौज को मदद के लिए बुलाया। हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। हमने जो एग्रीमेंट किया उसके अंदर भी हमने बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट किया, उसकी एक एक शिक मैंने एक्सप्लेन की, जिसमें लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और निज़ामी साहब, ये मजाक उड़ाने वाली चीज़ जो है ना, ये मुझे मेरे माँ बाप की दुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉन्फिडेंस है कि जब भी मुझ पर लोग हंसे हैं, इवेंचुअली कॉपी किया। अल्ताफ हुसैन के टाइम पे मैं खड़ा हुआ, यही मुझे कहा था हीरो बन रहा है। आज भी मुझे लोग हीरो कह रहे हैं। आप देखेंगे MNA MPs अब लाइन लगा के खड़े होंगे एज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। अगर कहीं कोई मसला हुआ, और असदुल्ला खान साहब, बिल्कुल मैं मानता हूँ, आई एम नॉट ट्रेन्ड बट आई डिड नॉट इंटरफेयर इन एनीबॉडीज बिजनेस। आई वाज द फर्स्ट वन टू देयर एंड टू इन्फॉर्म एवरीवन। सो अपेरेंटली मेरा तो काम ही उनके साथ था। मैं गाइडेंस उनके पे चला था, मैं गाइडेंस नहीं देता। एज ए फेडरल मिनिस्टर मैं प्राइम मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म कर रहा था, क्योंकि चाइनीज और एनी लिविंग इन पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि हम उसको एड्रेस करें कि जी हम वो माइंडसेट के लोग नहीं कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूं, घर के अंदर से बैठकर बयानात दूंगा। वी मीन बिजनेस। आप मुझे किसी और जगह पे भी देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई मौका मिला तो आप मुझे गोली चलाते हुए भी देखेंगे। सो आई एम वेरी क्लियर टू व्हाट आई एम डूइंग। आई हैव नो प्रॉब्लम मुझे क्रिटिसाइज करें, लेकिन जैसे निज़ामी साहब ने कहा, उन्होंने जो बात की वो रिकॉर्ड पे आके की, अपने नाम से की। ये जो बुज़दिल लोग बगैर शनाख्त के बैठ के कीबोर्ड पे, पियानो बोर्ड पे बैठ के बात करते, उनको तो मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं। ना मैं उनको आंसरेबल हूं, ना उनकी कोई हैसियत है कि वो मुझसे कुछ करें। लेकिन मैं आपको पता है कि आई रियली वांट टू बी अ जेम्स बॉन्ड रादर देन टू बी अ क्रिमिनल। और सोशल से जो कुछ होता है हमारे बारे में भी होता है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ जो बात है खुल के करते हैं, और आई एम वेरी ग्लैड कि आपने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। अब ये आपने अपनी जो वजारत है इसका तो आता खींच दिया, लेकिन ये जो बाकी मामलात हैं, ये प्रोटोकॉल के बारे में जो उन्होंने फरमाया
दस्तगीर साहब ने, ये IMF के बारे में क्या हिकमत अमली है, अभी पता नहीं लगता कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे, कितना लोन लेंगे नहीं लेंगे, किन टर्म्स पे लेंगे। फिर कैबिनेट मीटिंग के में ये जो मुँह मारी हुई वज़ीर इत्तलात की और सेनेट चेयरमैन ने उनको बाहर निकाल दिया, बैन कर दिया हाउस से, और उन्होंने अजीब चैन प्लान लिया कि आप इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, मैं डायरेक्टली इलेक्टेड हूँ। फिर कैबिनेट मीटिंग की एक रोदात जिसमें अली महमूद ख़ान ने कहा कि ऐसी कोई बात हुई, वो कहते हैं कि खान साहब ने हुई। ये इस तरह की चीज़ें तो अवॉइडेबल है ना। आई टोटली अग्री निज़ामी साहब। देखें, पहले हम आ जाएं जो प्रोटोकॉल की बात है, इमरान खान साहब की प्रोटोकॉल और नवाज शरीफ साहब की प्रोटोकॉल को कंपेयर कर लें। मैं ओपन हूं, मैं कोई मेडल नहीं लेना चाहता। खुर्रम साहब ठीक हुए, मैं मान लूंगा, लेकिन खुर्रम साहब नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज यूजिंग 5 to 6 कार इंक्लूडिंग सिक्योरिटी व्हीकल्स एंड ही इज अंडर थ्रेट। चले जी, आपके प्राइम मिनिस्टर तो सर अभी जब हेयरिंग्स में आते हैं, जेल से आते हैं, तब भी 30 गाड़ियां लेके आते हैं, तो ये तो आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने खुद देखा है लड़ाई करते हुए, शोर करते हुए कोयटा में, मैं उनके साथ था कि मुझे नहीं चाहिए इतनी गाड़ियां। उन्होंने कहा जी ब्लू बुक है, आप हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, नोबडी इज विलिंग टू टेक द चार्ज। ब्लू बुक को हमें चैलेंज करना पड़ेगा, उस पर लॉ लाना पड़ेगा, आएंगे। सो ये तो मैंने आपको वहां क्लैरिटी से बता दिया, और उसका आप फिल्मी भी कर लें, कंपैरिजन भी कर लें। प्राइम मिनिस्टर का मैं जरूर क्लियरली बताता हूं कि 5 से 6 गाड़ियां जरूर होती हैं, और वो भी ब्लू बुक के तहत तो उनकी बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं, और वो थ्रेट लिस्ट में भी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल नंबर ऑफ कार्स जरूर नजर आती है वीडियोस के अंदर, और वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है, लेकिन उसमें कोयटा का मैं विटनेस हूं कि उन्होंने बहुत शोर किया, और उस शोर के बाद उन्होंने कहा कि जी हम में से कोई ब्लू बुक के अगेंस्ट जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो मैंने उस पर कहा कि शायद मुझे ब्लू बुक को भी चैलेंज करना पड़ेगा। और सही है। पार्लियामेंट की जो आपने बात की निजामी साहब जी, वो भी मैं क्लियर कर दूं। निजामी साहब देखिए, चेयरमैन सेनेट साहब की बड़ी एहतराम है मुझे, लेकिन उस दिन उन्होंने बड़ी जाती की। जो जबान मुशाहिदुल्लाह साहब ने इस्तेमाल की सर, वो कोई भी गैरतमंद आदमी सुन नहीं सकता था। इवन खुर्रम दस्तगीर जैसे ठंडे मिजाज का आदमी भी वुड हैव लॉस्ट इट, लेकिन फिर भी वो उस लैंग्वेज पे फवाद चौधरी साहब की, और अगर बैलेंस करना था तो दोनों पे बैन लगाते। यहाँ गलत किया सेनेट चेयरमैन। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन उसमें एतराज ये हो रहा है ना, जो मैं ब्रेक के बाद आप खुर्रम साहब भी इस पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कर रहे हैं कि अली मोहम्मद फैसल साहब, लेकिन मसला ये है ना, ये तो चलें जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है। हम अगर सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे चलें ये तो हुआ, इससे हमें गरज नहीं है, लेकिन काम क्या हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं ना, कि कमेटियां नहीं बन रही, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं फॉर्म हो रही, बाकी कमेटियों ने काम नहीं किया, पहले 100 दिन में लेजिस्लेशन नहीं हुई, नहीं तो काम का पैसा ज़ाया हो रहा है कि पार्लियामेंट को बिजनेस 4 सेशन हो चुके हैं, उसमें काम क्या हुआ सिवाय एक मिनी बजट पास होने के। तो इस पर खुर्रम साहब भी अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा, और फैसल वार्ड साहब से पूछते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, फैसल वार्डर साहब मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक तो ज़रा पार्लियामेंट की कारकर्दगी के टर्म्स में भी और ओवरऑल भी फैसल वार्डर साहब को ये तो बता दें कि जब आपकी हुकूमत आई थी तो 100 दिन में आपने जो अचीवमेंट्स ली थी वो याद दिला दें कौम को भी, हमें भी, फैसल वार्डर साहब को भी, ताकि इनको पता चले कि कितना काम हो सकता है 100 दिन में जो उन्होंने नहीं किया। और मैं इसमें इजाफा ये करना चाहता हूँ, खुर्रम साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि ये क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि पार्लियामेंट की कोई कुछ नहीं, जो आपने भी कहा, मियां नवाज शरीफ भी पार्लियामेंट में नहीं आते थे, शाहजी कभी कभी रंजा फरमाते थे। यही हाल इमरान खान साहब ने कहा था मैं वक्फा सवालात खुद लिया करूँगा, शायद हफ्ते में एक दफा, फिर उन्होंने कह दिया था मैं 100 दिन के बाद आया करूँगा, ज़रा 100 दिन ज़रा काम कर लें। ये इसके बारे में ज़रा खुर्रम साहब आप भी बताएं, फिर इनसे पूछते हैं वाडा साहब से। जी, मैं तो सबसे पहले ये आपके तवज्जुह से नाज़रीन को याद कराऊंगा कि जिस वक्त हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान में औसतन रोजाना 5 से 6 दहशतगर्दी के हमले होते थे, ऑन एवरेज नंबर्स मौजूद हैं, और पूरे मुल्क में इसी तरह ही 12 से लेकर 18 घंटे की लोड शेडिंग थी अक्रॉस द कंट्री। तो ये खून और अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान हमें मिला था, और उसी पर हमने फौरन काम किया। पहला हमने जो महीना लिया उसमें हमने बजट पास किया, क्योंकि इनको तो एक बजट पास किया हुआ मिला था, लेकिन हमें अपना पहला बजट पास करना था। जून 2013 में हमने वो किया,
और फौरी तौर पे आई थिंक जो पहले 100 दिन की कारकर्दगी ये थी, जो सबसे मेजर इफेक्ट है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो काम था उसका आगाज हुआ। प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ले गए वहां बीजिंग में, और उसके ऊपर जो काम शुरू हुआ, जिसके ऊपर दस्तखत जो है वो सितंबर 2014 में होने थे, लेकिन आपको याद होगा कि पीटीआई ने धरना कर दिया और वो 8 महीने पूरा सीपेक जो है उसमें ताखीर हुई। तो हमने तो अपना काम पहले दिन से शुरू कर दिया था और उसका नतीजा आपने देखा है कि आज बिजली के हवाले से कोई इट्स नॉट ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन, अल्लाह के करम से मौजूद है। और जब भी अगर कमी होती है तो वो मिसमैनेजमेंट की, मौजूदा हुकूमत की मिसमैनेजमेंट से होती है। इसी तरह ये दहशतगर्दी का नहीं, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, ये सर्कुलर डेट तो आप छोड़ गए ना, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है वो सर्कुलर डेट तो आप छोड़ गए ना खुरम साहब। जी देखिए, वो सर्कुलर डेट पाकिस्तान ने जब एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल, जो 18 घंटे की लोड शेडिंग और हर जगह खूनी किस्म के दहशतगर्दी के हमले हुए, उसमें हमने पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। एज आई सेड, सर्कुलर डेट जो है वो अगस्त 2018 में पैदा नहीं हुआ, वो मुस्तकिल हमारी हुकूमत के वक्त भी मौजूद था और उसको हम मैनेज कर रहे थे। उस मुख्तलिफ तरीकों से उसको मैनेज किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हुआ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट दोबारा बढ़ना शुरू हुई। फॉर एग्जाम्पल अभी नंबर्स आए हैं कि अक्टूबर 2017 में पाकिस्तान में 36.4 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जो इस अक्टूबर 2018 में आके 55% गिरी है और 16 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई पिछले महीने में पाकिस्तान में। तो हमने तो एक स्टेबलाइजेशन के जरिए अपनी मैनेजमेंट के लिए इस मामले को दुरुस्त किया, और अगर ये भी एज आई सेड इस मामले को मैनेज करने के अहल होते तो वो तमाम इशूज जिसका अब इनको सामना है, जिसपे ये परेशान है, वो ना होता, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम रेज करके गए हैं। इशू तो यही है ना जी, हमें 100 दिन में क्या नजर आया कि ना जो है मैंने कहा ना बजट की स्पेंडिंग इनके आउट ऑफ कंट्रोल है, पार्लियामेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल हुई है दोनों ईवानों में इस वक्त जो है, प्रोटोकॉल आउट ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसकी वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है कि अमेरिका के साथ क्लेम किया कि जी रीसेट हो गया, लेकिन फिर ट्रंप साहब के बयान आ गए। अब ट्रंप साहब के बयान के ट्वीट का जवाब दे दिया है इमरान खान साहब ने, लेकिन जो रीसेट क्लेम किया था वजीर खारजा ने, वो रीसेट तो नहीं हुआ ना, वो बेहतरी तो नहीं आई। अफगानिस्तान में अगर कोई बेहतरी आनी होती तो ताहिर दावड़ की लाश जो है वो कई घंटे वहां बॉर्डर पर पड़ी ना रहती, वो पाकिस्तान को बड़े आराम से और सुकून से मिल जाती। इस तरह हिंदुस्तान ने अगर करतारपुर खोल दिया है, लेकिन वहां जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर उनकी बमबारी उसी तरह जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इस वक्त जो है ये मैनेज करने के अहल नजर नहीं आ रहे। मैं फिर कहूंगा, मेरी उम्मीद है अल्लाह करे कि अगले 100 दिन के बेहतर हों, लेकिन इन 100 दिनों में तो उन्होंने आवाम को महंगाई और अपनी नाअहली की सूली पर चढ़ाने के अलावा और कोई किसी किस्म का रिलीफ। सही कह रहे हैं, इन्हीं बातों से तंग आके तो मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि मैं हो तो मैं एक दिन इनको चलने ना दूं। कह रहे हैं कि वो खुद हुकूमत में नहीं है। वाडा साहब से ये पूछते हैं, वाडा साहब ये बड़ी सीरियस चार्जशीट उन्होंने लगाई है, ये तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है, समझते ये पहले कह चुके हैं लोन्स लेने में कोई हर्ज नहीं अगर वो बशर्ते के प्रोडक्टिव हों। तो ये सारा मामला जो लगता है कि थोड़ा सा आपका ऑप्टिक्स का या प्रेजेंटेशन का है या कोई बुनियादी तौर पे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, प्लस पार्लियामेंट की 100 रोज़ा कारकर्दगी क्या है, ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए निज़ामी साहब, हमें वरासत में और जहेज़ में ये लोन मिला है, हम पिछले 25 साल 30 साल से इक़्तिदार में नहीं थे। प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें। खुर्रम साहब से मेरी दरख्वास्त होगी कि मैं 25 साल से अगर मेरी पार्टी के इक़्तिदार में होती तो मुझसे सवाल होता है, तो जहेज़ और वरासत में आप हमें देखिएगा ये लोन्स सर्कुलेटेड आपने छोड़ा है, जो आपने लोन्स एक्सट्रीम पैसों पे लिए, जो बॉन्ड्स इशू किए, और आप अगर इतने ठीक थे तो सर मेरी गुजारिश है फिर आपका इतना ज़बरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर था वो क्यों भाग गया मुल्क से? वाह इश्तिहारी वो है, वो वहाँ पनाह लेने की बातें कर रहे हैं। आपके लोग हैं जो भागे हुए यहाँ से, आप लोगों की वो प्रॉपर्टियां निकल रही है या आप लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस निकल रहे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एहतराम करता हूँ खुर्रम साहब का, और मुझे सवाल आज एक खुर्रम साहब से करना है कि खुर्रम साहब को कितनी दफा तहरीक इंसाफ के लोगों ने चोर कहा हो, डाकू कहा हो या बुरे नाम से पुकारा हो? जो आदमी साफ है हम हमेशा इज्जत करते हैं। मेरी दिल में बहुत सारी बातें करने हैं, लेकिन मैं खुर्रम साहब की मुंह का प्रेजेंस का एहतराम कर रहा हूं सर। उसका रीजन ये है कि एक आदमी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है,
वो अगर किसी भी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का भी है, तो भी मेरे लिए काबिल इज्जत है। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मेरा आपका राइट है सर मुझे उस नाम से पुकारना। आप फिर जो ट्रक वाले को या जेब कतरे को या गधा गाड़ी वाले को पकड़ते उसको क्यों इन नामों से पुकारते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपने हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे पाकिस्तान, वी हैड नो अदर ऑप्शन। और अगर हमें लोन का इतना शौक होता तो हम अभी IMF की जो सख्त शराइत आए हम वो एक्सेप्ट करते। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों उस पर स्टैंड ले लिया? हमें शायद अब उस लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट अगर है भी तो बहुत नॉमिनल टाइम के लिए, बट हम क्यों नहीं उनके हिसाब से चले? ये जो बॉर्डर खोला गया ये तो वादा था नवाज शरीफ साहब का, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सका? कुलभूषण के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? ये सब पाकिस्तान की सालमियत के इश्यूज है। डॉन लीग्स के ऊपर कौन इन्वॉल्व था? ये सारे चीजों को अगर एड्रेस करने का पंडोरा बॉक्स खुल गया और रिपोर्टें सामने आ गई सर, तो फिर तो खुर्रम साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे लीडर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कोई चार्ज देना, बताया अपनी बेटे को कोई शुगर मिल बना दी, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ शुगर मिलों की जमीन कर दी, उनके वाटर कनाल्स 34 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट खजाने से बना लिए, 50 कैंप ऑफिस रख लिए, अपने लाइफ रेट रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सर आप लोग मुझे जस्टिफाई करने की बात करते हैं। खुर्रम साहब मेरी गुजारिश ये कि जैसे आपने मुझे गुड लक कहा, मैं आप जैसे लोगों को एक्सपेक्ट करता हूं कि आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। मैं गलत को गलत और सही को सही करूंगा आपके साथ, लेकिन वी शुड हैव अ मैच्योर डिबेट। एटलीस्ट इस डिबेट के अंदर आप जैसे लोग तो सही बात करें ना सर। इससे आपसे भी कौम को तवक्को है, मतलब अपफ्रंट जस्ट बिकॉज ही इज योर लीडर यू कांट जस्टिफाई। आई वुड नॉट जस्टिफाई इमरान खान साहब पर्सनल चोरीज, आई विल नेवर जस्टिफाई। कौम से रिलेटेड मामला होगा, उससे रिलेटेड मामला को मैं जस्टिफाई करूंगा। ये देखना, पर्सनल लेवल पे कोई काम करता है मैं तो जस्टिफाई। वाडा साहब की एक बात से इत्तेफाक करूंगा जी कि जो बड़ी एक्सपेंसिव डेट ली गई जी पिछले दौर में ताकि रुपए की को ऊपर रखा जाए, बाद में वो बिल्कुल गिर गया। दूसरा ये है कि जो डार साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क छोड़ के क्यों चले गए, वापस क्यों नहीं आते, ताकि वो फेस करें जो अगर उनके पास जवाब है इन चीज़ों का। सही है। और दूसरा ये निज़ामी साहब के हम कुछ रोज़ पहले भी जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में कि इतने ज़्यादा जो कर्ज लिए गए, जिसमें PTI के कहने के मुताबिक 24,000 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने ऐड किया है। 6,000 अरब रुपए था और 24,000 अरब रुपए का कर्जा इन्होंने ऐड किया है। तो खुर्रम साहब ये 24,000 अरब रुपए का डेट तो है एक बड़ी, एक तो IMF की डेट है जो जिसका रेट कम है, या CPEC वाला डेट है। एक बड़ी एक्सपेंसिव डेट जो बड़े बॉन्ड्स, पाकिस्तान बॉन्ड, यूरो बॉन्ड्स रेस करके जो लिए गए, ये दस्तगीर साहब बेहतर पोजीशन में है कि उस बारे में बता सकें। सर जी, मेरी गुजारिश है कि फिर मेरी सबसे सदा होगी, बल्कि आपसे कहूंगा कल के प्रोग्राम में स्टेट बैंक ने जो एनुअल रिपोर्ट में पाकिस्तान का डेट प्रोफाइल रिलीज कर दिया, अब उसमें कोई शक की बात नहीं है। सर ये गलत फिगर है। टोटल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में जो जी ये बिल्कुल गलत फिगर है। 10,000 अरब रुपए के कर्जे 5 सालों में हमने लिए, 2,000 अरब रफली एक साल में। क्योंकि नंबर कम इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि खुद PTI की गवर्नमेंट ने कौमी असेंबली को भी पिछले सेशन में मुतला किया कि PMLN की गवर्नमेंट ने अपने 5 सालों में 20 अरब डॉलर के कर्जे वापस भी किए। They themselves have admitted to the National Assembly Pakistan इतना डेट लिया जो मैंने आपको बताया ओवरऑल, और वो इसलिए कम है कि हमने 20 अरब डॉलर के कर्जे वापस भी किए पिछले। तो सवाल यही है कि ये जो डेटेडनेस है वो 10,000 बिलियन की जरूर है, और उसके अगेंस्ट मैंने ऐसा पाकिस्तान को क्या मिला है? पाकिस्तान को 12,000 मेगावाट बिजली मिली है। पाकिस्तान अब ये भी एक सवाल करने का है ना जी कि ज़रबे अज़ब जो है वो मुफ्त लड़ी गई है, ये रद्दुल फसाद आज मुफ्त लड़ी जा रही है। मगर ये सर्कुलर डेट आप क्लियर कर लें, अगर आप सर्कुलर डेट क्लियर कर देते तो सर फिर कितनी बिजली मिल रही है? जी सवाल यही है कि बिजली पाकिस्तान में आ गई है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो मैनेजेबल नहीं था। मेरी जो पॉइंट है ये है कि तमाम इश्यूज जो मैनेजेबल थे, जो हमने मैनेज किए, इनकी नाअहली पर आकर करने पड़े। और जो मैं इत्तेसाब की बात चूंकि बड़े करते हैं, बार बार इशू उठता है, लेकिन असल रिजल्ट ये है तमाम दर गुफ्तगू का कि खैबर पख्तूनख्वा में जो साहब कमीशन बनाया वो 3 साल से बंद पड़ा है। उसके ऊपर 85 करोड़ रुपए खर्च किए, 15 लाख रुपए रिकवर किए, और अभी हमने 3 दिन पहले देखा कि उसको सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। एहतसाब की जो एक्चुअल कमिटमेंट है वो तो ये है, और अगर वाकई होता कि चोरों को पकड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो पेशावर मेट्रो जो 41 अरब से 81 अरब चली गई है,
उसके बनाने वालों को, उसके प्लानर्स को, अच्छा। अब तक उन सबको जेल होना चाहिए था, लेकिन वो जेल में नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो 51 दिनों से जेल में है, जिसके खिलाफ अभी तक 51 दिनों में सबूत का एक टुकड़ा भी ये हासिल रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता। ठीक है खुर्रम साहब, ये ठीक है। अच्छा, जाते जाते आप ये बता दें वक्त मुख्तरन कि एक तो आपने यूएई वाली बात की, इसके अलावा कोई तो अच्छा काम किया होगा ना पीटीआई ने 100 दिन में, वो ज़रा एक फिक्रे में हमें बता दें आप। जी मैं तो जैसा मैंने कहा, हमने बहुत शोर सुना था नए पाकिस्तान का, लेकिन जब चीरा है तो अभी तक तो 100 दिनों में सिर्फ सिंबॉलिक है। एक्चुअल ऑन द ग्राउंड जो नजर आया है वो ये भी है निजामी साहब कि प्राइम मिनिस्टर का बनी गाला का घर अभी तक रेगुलराइज नहीं हुआ। इसका मतलब है वो गैर कानूनी तामीर है, लेकिन पूरे मुल्क में, शहर कराची में इसी तरह के इर्रेगुलर जो दुकानें हैं, कारोबार है, वो हजारों की तादाद में गिराकर लाखों को बेरोजगार किया है। असल तो तरीका यह था, अगर वाकई नया पाकिस्तान है, कि एम्प्रेस मार्केट के ठेले वाले को की दुकान गिराने से पहले जो है बनी गाला का घर गिरना चाहिए। आखिर में आप वाइंड अप कर दें कि 100 दिन में जो इन्होंने, असदुल्ला साहब ने पूछा था कि क्या कारकर्दगी है पार्लियामेंट की। जी पार्लियामेंट की कारकर्दगी जो है वो पीटीआई की हटदर्मी की वजह से हमने शहबाज शरीफ को नहीं बनाना। ये तो तरीका नहीं है ना जी कि ये हटदर्मी करते। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको बनाना चाहिए था। पीएससी बनेगी, तमाम कमेटियां बनेंगी, पार्लियामेंट अपना काम शुरू कर देगी। वाड़ा साहब जी जी फरमाइए। वाड़ा साहब। निजामी साहब देखिए, अब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इन दो पार्टीज ने साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, बिकॉज दे नेवर थॉट कि कोई तीसरी पार्टी भी पाकिस्तान में कभी आएगी। और हम कैसे इन्हीं के काम जिनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन पे करप्शन के चार्ज लगा रहे हैं, जिनको हम चोरी कह रहे हैं, वो इन्हीं को अकाउंटेबिलिटी के लिए दे दें। ऐसा पॉसिबिलिटी है, जो मैंने फर्स्ट डे सजेशन दिया था कि इनके काम हम कर लें और हमारे काम ये कर लें। ये कैसे पॉसिबल है? और व्हाई ओनली शहबाज शरीफ साहब, व्हाई नॉट एनीबॉडी एल्स फॉर इंटरफेयरिंग? लेकिन अगर केपी स्पीकर को, केपी की पीएससी का आपने इसका बताया ना, तो केपी पीएससी के जो इंचार्ज है, क्या वो आपके कामों के ऊपर इंचार्ज बनकर नहीं बैठ गए? तो अजलाए करम अपने अमाल भी देखें, इससे पहले किसी और पे बात करें। वाड़ा साहब मुख्तसरन, बिल्कुल टाइम कम है, ये केपी में क्यों किया आपने? देखिए सर, अमालों का अगर इत्तेसाब शुरू हो गया तो खुर्रम दस्तगीर साहब आप बैठ ही नहीं सकेंगे सर। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे यकीन है कि आप मुश्ताक गनी साहब के बारे में नहीं बताएंगे फैसल वाड़ा साहब। नहीं, आप चाहेंगे कि इधर उधर की बात करके टाइम पूरा करें। गवर्नमेंट के ऊपर केपी के स्पीकर ने बता दें सर, आखिरी चंद सेकंड में मुश्ताक गनी साहब का बता दें, वक्त खत्म हो रहा है। उनको क्यों लगाया आपने? जी पहले तो उसका जवाब ही नहीं दे सके हो। मैंने सर आपको मैंने जवाब दिया। रासुदुल्ला खान क्विट। थैंक यू सर, बस खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, फैसल वाड़ा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सर। ये आज के प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।